गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने तबाही मचाई हुई है और इस कार्रवाई के खिलाफ अब इंटरनेशनल लेवल पर भी विरोध देखने को मिल रहा है। फ्रांस के दक्षिणी बंदरगाह फोर्स सुर मेर में डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए जा रही हथियारों की खेप को लोड करने से इनकार कर दिया है। ये कदम न सिर्फ इजराइल के लिए बड़ा झटका है, बल्कि इसके बाद अब फ्रांस सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। फ्रांस के मार्सेई के पास स्थित फोर सुर मेर बंदरगाह पर डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए भेजे जा रहे मशीन गन के 19 पैलेट्स को लोड करने से साफ इनकार कर दिया। ये छोटे मेटल लिंक मशीन गनों में गोलियों की तेज फायरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनियन सीजीटी ने कहा कि इजराइल सरकार द्वारा किए जा रहे नरसंहार में हम शामिल नहीं हो सकते। दरअसल डॉक वर्कर्स के नेता क्रिस्टोफ कैलरे ने बताया कि उन्हें गुरुवार को इस खेप के आने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने उसे पहचान लिया और अलग रख दिया। जब डॉक वर्कर्स किसी खेप को लोड करने से मना करते हैं तो उसे कोई और छू नहीं सकता। हालांकि बाकी कंटेनर्स को जहाज में लोड कर दिया गया है। सीजीटी यूनियन की महासचिव सोफी बेनेट ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा, हमारे साथियों की ये कार्रवाई फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों मूल्यों का प्रतीक है। सरकार को तुरंत इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने ये बयान स्टारबक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। इस फैसले की सराहना करते हुए फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टियों ने भी सपोर्ट किया है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता ओलिवियर फॉर ने कहा कि ह्यूमनिज्म बिकाऊ नहीं है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल और मई में भी ऐसे 2 हथियार शिपमेंट इजरायली बंदरगाह हैफा से भेजे गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ये पुर्जे सिर्फ ट्रांजिट में हैं और इजरायली सेना द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन आधिकारिक जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव में ऐसे दावों पर संदेह गहराता जा रहा है। इस बीच यूरोलिंक कंपनी ने एएफपी के सवालों का जवाब नहीं दिया। फ्रांस का एक कदम इजराइल के लिए एक कूटनीतिक झटका है। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच फ्रांस जैसे देश से इस तरह की सार्वजनिक असहमति इजराइल की वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। साथ ही ये फैसला भविष्य में यूरोपीय हथियार डिप्लोमेसी को भी दिशा दे सकता है। 1 जून 2025 ये वो दिन था जब यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ड्रोन अटैक जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये हमला रूस के 4 प्रमुख सैन्य हवाई अड्डों बेलाया, डाइगलेवो, ओलेन्या और इवानोवो पर लक्षित था, जो यूक्रेन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में लकड़ी के कंटेनरों में छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया था। इन ड्रोनों ने रूस के 41 सैन्य विमानों को निशाना बनाया, जिनमें Tu-95 और Tu-22M जैसे रणनीतिक बम वर्षक विमान शामिल थे, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं। यूक्रेन के सुरक्षा बल ने दावा किया कि इस हमले में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ, जिसमें 40 विमान नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन अब इसके बाद पूरी दुनिया की नजर रूस के जवाबी हमले पर टिकी हुई है। खासतौर पर नेटो के सदस्य देश इस मुद्दे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि रूस का जवाबी हमला क्या होगा और किस स्तर तक का होगा। इसी बीच रूस के सबसे खास दोस्तों में से एक किम जोंग उन ने एक बार फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए प्यार भेजा है। प्यार यानी सैन्य मदद। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश से हजारों सैनिक और अत्याधुनिक तकनीकी से बने घातक हथियार भेजे हैं। बताया जा रहा है कि किम ने रूस को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है। इस युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया रूस का सबसे बड़ा सैन्य मददगार बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया रूस को 70% तक गोला बारूद की जरूरत पूरी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने रूस को लाखों की संख्या में आर्टिलरी गोले, रॉकेट और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे KN-23 भेजी है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने M1989 कोक्सॉन 170 मिलीमीटर की तोपें भेजी, जिनका रेंज पारंपरिक गोले के साथ 40 किलोमीटर और रिएक्टिव गोले के साथ 60 किलोमीटर है। वहीं बताया जा रहा है कि किम रूस को AI लेस ड्रोन्स भी भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने प्योंगयांग में रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। किम ने यूक्रेन में पुतिन के युद्ध के लिए पूर्ण समर्थन का दावा किया।
उत्तर कोरिया द्वारा रूस को इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति पूरी करने पर यूक्रेन ने भी समय समय पर प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के साथ दक्षिण कोरिया इसे अवैध और अनैतिक बताते रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने चिंता जताई है कि रूस उत्तर कोरिया को परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी दे सकता है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। आपको बता दें कि रूस और उत्तर कोरिया ने बीते एक साल में बड़े सैन्य समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसमें पारस्परिक रक्षा प्रावधान, एक दूसरे को जरूरतों के समय हथियारों की आपूर्ति के साथ तमाम अन्य बातें शामिल हैं। दोनों के संबंध हाल के वर्षों में खासे मजबूत हुए हैं, खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से। ये रिश्ते कितने गहरे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि दोनों देशों को बाहरी हमले की स्थिति से सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। ये संधि 1961 की सोवियत उत्तर कोरिया संधि का आधुनिक संस्करण है, जो शीत युद्ध के बाद निष्क्रिय हो गई थी। नई संधि ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को औपचारिक रूप दिया। ऐसे में जब रूस यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, तब उत्तर कोरिया उनका सबसे बड़ा साथी बनकर सामने आया है, जो जाहिर तौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA की एक रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका को मुसीबत में डाल दिया है। इस एक रिपोर्ट से ट्रंप प्रशासन से लेकर नेतन्याहू तक हैरान है और उन्हें अब आभास हो चुका है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान उस स्थान तक पहुंच गया है जहां से उसे रोकना बेहद खतरनाक होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो चुका है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। रूस ने जहां ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों का समर्थन किया है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बीच बातचीत रुक गई है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? IAEA की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कर लिया। अगर इसे और प्रोसेस किया जाए तो इससे 9 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। ईरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन को लेकर जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश अलर्ट मोड में हैं, वहीं रूस ने पूरी मजबूती से ईरान का समर्थन कर दिया है। क्रेमलिन ने IAEA की रिपोर्ट के बाद भी साफ किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार है और उसे न केवल धमकाया नहीं जाना चाहिए बल्कि बातचीत के रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसे में रूस का यह स्टैंड क्या वाकई मध्यस्थता की कोशिश समझी जाए या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई चाल? रूस ने अमेरिका की चिंताओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 2 टूक कहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। रूस यह स्पष्ट करना चाहता है कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास का अधिकार है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की आशंकाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। हमें कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। हमें इस मुद्दे को बिना उकसावे की बातचीत और कूटनीति से हल करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप का 2 टूक संदेश ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका 2018 में ट्रंप के नेतृत्व में बाहर निकल गया था। इसके बाद से रिश्ते लगातार बिगड़े हैं। ट्रंप प्रशासन की कोशिशें भी अब तक नाकाम रही है। रूस अब इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह मध्यस्थता नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाया जा सके। IAEA विशेषज्ञों का कहना है कि 60% संवर्धन एक टेक्निकल सीमा है। अगर ईरान चाहे तो हफ्तों में हथियार स्तर यूरेनियम बना सकता है। दुनिया के सामने सवाल अब यही है, क्या ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सकेगा?
या फिर बढ़ती अविश्वास की दीवार एक और युद्ध की नींव रखेगी? उम्मीद कूटनीति की है, लेकिन समय बेहद कम दिखाई दे रहा है।